लेसन में हमें आज क्या पढ़ना है? ओके, डिस्कस करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया था, राइट? इसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। क्या क्या थ्योरी कंप्लीट की थी देखते हैं उसके बारे में। तो ये सब हो गया था, राइट? 3 टाइप के वर्क मैंने बताए थे आपको, 90 डिग्री, डाइंग, अर्ग, ये सब बता दिया था। आप लोगों को इसको पढ़ लेना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इनके। ओके, एंड आज पढ़ेंगे एनर्जी। आज का टॉपिक एनर्जी है, यहीं से स्टार्ट करना था। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं तक छोड़ा था, राइट? तो देखो आज एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो एनर्जी के बारे में मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को ये बताया था, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जितने भी कैपेसिटी होती है वर्क को करने के लिए, वही क्या है? एनर्जी है। अगर आपकी कैपेसिटी खत्म, मतलब एनर्जी खत्म। तो एक टाइप की कैपेसिटी है, एक टाइप की आपके अंदर ताकत है ये, जो कि क्या करती है? वर्क करने में हेल्प करती है आपकी, राइट? तो इसके लिए डिफिनेशन मैंने आपको बोला था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। बस इतनी ही बात आपको बतानी है और इसमें कुछ भी नहीं बताना है। ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में और इसका यूनिट बता सकते हो। अगर एसआई यूनिट में मेजर करेंगे तो जूल होगा, और अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो अर्ग होगा। और जूल और अर्ग में मैंने डिफरेंस आपको लास्ट टाइम में बताया था कि कैसे करते हैं। जूल जो होती है एक बड़ी यूनिट है, और अर्ग जो है वो एक स्मॉल यूनिट है। लाइक दैट किलोमीटर एंड मीटर, राइट? तो जैसे किलोमीटर और मीटर में होता है ना, किलोमीटर बड़ा है और जो मीटर है वो छोटा है, तो उसी तरह से इसमें भी जूल एंड अर्ग दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको ये जानना है कि एनर्जी होती कितने टाइप में है। एनर्जी का मतलब समझ में आया कि जितने भी कैपेसिटी होती है वही एनर्जी है। वर्क को करने के लिए जब तक कैपेसिटी है आपके अंदर, तब तक वर्क कर रहे हो, तब तक एनर्जी है आप में। अगर कैपेसिटी खत्म, एनर्जी खत्म, तो वर्क भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ जाता है कि जितनी कैपेसिटी उतना वर्क। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी? हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी? और कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी ताकत है, एनर्जी कितनी है। तो कैपेसिटी बोल लो, या फिर यूं बोल लो कि वर्क जो है वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, जब तक एनर्जी तभी तक वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो ये लाइन जो बोली है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि वर्क जो होता है एनर्जी का इक्वल होता है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो, अभी इसका काम आएगा आगे। ठीक है, अब देखो आगे बताते हैं। आपके पास एक टाइप की और एनर्जी आती है। एनर्जी दो टू टाइप में है। वैसे तो एनर्जी बहुत सारी होती है, ठीक है, कई सारे टाइप में होती हैं। अभी आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। काइनेटिक मतलब जब मोशन में हो तब जो एनर्जी होती है, और पोटेंशियल मतलब जब आप बैठे हुए हो, सिचुएट हो, मतलब फिक्स हो एक जगह पर, और उस समय जो एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे सोच के बताओ, अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, काम भले ना कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो, तो क्या आपके अंदर किसी टाइप की एनर्जी है? ठीक है, बताओ मुझे सोच के, क्या एनर्जी लगा रहे हो आप? एनर्जी यूज कर रहे हो क्या अपनी बैठने में? यस सर। नो सर। नो सर। किसी का आंसर आया यस सर, किसी ने कहा नो सर। और कोई स्टूडेंट जिसको क्लियर हो कि एनर्जी है या नहीं है? अगर है तो कौन सी एनर्जी है? सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी है हमारे अंदर। और किसी का आंसर, एनर्जी है भी कि नहीं है हमारे अंदर इस समय बैठे हुए हैं तो? यस सर। है। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है। अगर है तो आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझा सकते हो क्या? कोई एग्जाम्पल दो ऐसा कि जो समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअली में एनर्जी है हमारे अंदर। बताओ, है क्या?
सर एनर्जी होगा तभी ना बैठ सकते हैं हम लोग। एनर्जी होगा तभी बैठ सकते हैं, हाँ ये भी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी एनर्जी होगी फिर? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि कौन सी एनर्जी है, कहाँ एनर्जी, हम तो कोई एनर्जी यूज ही नहीं कर रहे, बैठने में क्या है, बैठे हैं तो बस अपनी बॉडी को रख दिया, बैठ गए हैं। कोई ताकत लग रही है आपको बैठने में? नहीं लग रही। जब ताकत नहीं लग रही, कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे बैठो, मतलब फिर कौन सी एनर्जी बनी? तो इस तरह में बेटा एक चीज ये याद रखो, जैसे आपने गैस पार्टिकल्स सुने होंगे, गैस पार्टिकल जानते हो ना? आपने कभी गैस पार्टिकल्स को देखा है? वैसे तो दिखते नहीं है, बट आप इतना जानते होगे कि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं हमेशा। क्या कभी किसी गैस पार्टिकल को एक जगह टिक कर बैठे हुए देखा है? कभी सुना है कि गैस पार्टिकल एक जगह बैठा हुआ हो? जो जितने भी गैसेज होती हैं, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है, हीलियम गैस हो, कोई भी गैस ले लो, सब की सब गैसेस क्या करती हैं? उड़ती रहती हैं। राइट? ऑक्सीजन है आपके चारों तरफ, वो क्या है? उड़ रही है। आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में उड़ रही है, हवा क्या है? उड़ रही ना हर समय। मतलब ये हुआ कि ये एक जगह बैठ नहीं पा रही है, एक जगह सिचुएट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें ना बैठने वाली एनर्जी नहीं है, मतलब इसको ऐसी एनर्जी है ही नहीं इसके अंदर जो इसको रोक सके। अब जब रोक नहीं पा रही तो इसका मतलब ये उड़ती जा रही है। यही काम आपके साथ होगा। अगर आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ना रहे तो आप बैठ नहीं पाओगे बेटा, बैठ नहीं पाओगे, और दूसरी बात उड़ते रहोगे हर समय। समझे बात को? तो इस तरह से आप अपने आप को कंपेयर करा सकते हो गैस पार्टिकल के थ्रू। जैसे गैस पार्टिकल उड़ता रहता है ना हर समय, वैसे ही आप भी उड़ते रहोगे। कब? जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तब। राइट? इतनी बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं हम लोग एक जगह रुकने के लिए। ठीक है? जब रुक जाते हैं तो उस समय जो रुकने में एनर्जी लगाई गई है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, अब चलना है हमको, बैठे हुए हो ना, अब आपको चलना है। तो चलना है तो ये बताओ एनर्जी आएगी। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी आएगी? तो उस समय मैं बताता हूं आपको, उस समय आपको आएगी काइनेटिक एनर्जी। जब आप बिल्कुल सही, जब आप मोशन करते हो तो मोशन करते समय जो एनर्जी यूज करते हो उस एनर्जी को आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो दो टाइप की एनर्जी हो गई, एक तो बैठते समय, सिचुएट होते समय जो एनर्जी यूज की है, तो उस समय जो एनर्जी यूज करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी, और चलते समय या मोशन करते समय जो एनर्जी यूज करते हो जिसकी वजह से आपके अंदर मोशन आता है, उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। अगर ये तो बातें समझ में आ गई हो तो मैं और चीजें बताता हूं। एनर्जी का अभी अभी आपने यूनिट पढ़ा, जूल होता है, और स्मॉल यूनिट होता है अर्ग। ये बात पढ़ी है आपने? तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? तो डियर काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट यही होगी, क्योंकि ये भी तो एनर्जी ही है, ये भी एनर्जी है ना। किसी भी टाइप की एनर्जी लेना बेटा, वो सब की सब एनर्जी क्या होती है? जूल ही होती है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी, और टाइप की जितनी भी एनर्जी लेनी हो आपको, हीट एनर्जी हो गया, जितनी भी टाइप की एनर्जी याद आ जाए, सबकी सब एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और वर्क का यूनिट भी जूल ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आपको डिटेल बता देते हैं आपको पेपर में किस टाइप से लिखना है। तो आपको लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको मैंने सिंपल वर्ड में ये समझाया कि जब आपके अंदर मोशन हो या मोशन की वजह से जो एनर्जी आए उसी को आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। जरा इस लाइन को पढ़ो आप लोग। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज, बिकॉज, क्यों आई है एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के पास? इट्स मोशन, ठीक है, इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है इज कॉल्ड द इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसको को क्या बोलते हो? काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। बताओ, क्लियर हुई बात इतनी? वो एनर्जी जो इसके मोशन की वजह से आई है उसी एनर्जी को आपको बोलना है काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एस इज काइनेटिक एनर्जी। जरा मेरी बातों को समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जो वर्क होता है वही एनर्जी का इक्वल होता है कि नहीं होता है ना? Yes, sir. और अब जरा ये भी समझो कि ये वर्क जो होता है वो एफ एस होता है। ठीक है, क्या होता है? एफ इंटू एस, फॉर्मूला इसका पढ़ा था, तो आप लिख सकते हो एफ एस इज इक्वल टू एनर्जी।
ये लोग वही चीज बोलना चाहते हैं। इस लाइन को जब आप पढ़ोगे तो ये वही चीज समझा रहे हैं, द वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, एक फोर्स के थ्रू जो वर्क करते हो, टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्यों लगाया? डिस्प्लेस करने के लिए। क्या डिस्प्लेस करना है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो कितना डिस्प्लेस करोगे? एस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, एस तक जाएंगे। तो आपने दो चीजें पढ़ी, एक फोर्स पढ़ा और एक डिस्प्लेस पढ़ा, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? वर्क बन गया। और यही वर्क हमारा जो है वो एनर्जी बनता है। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया, जो वर्क हुआ वही क्या हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने क्या बोला? इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड। तो आप क्या गेन करोगे? काइनेटिक एनर्जी गेन करोगे इस कंडीशन में। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन हुई है, वर्क के थ्रू गेन हुई है। और वही है काइनेटिक एनर्जी एफएस कैसे बन गई, क्योंकि वर्क जो होता है वो एनर्जी का इक्वल होता है। बताओ, ये वाली जो लिखी हुई है बात, W इज इक्वल टू एफ एस, ये समझ में आया? कहाँ गए? ज्यादा ऊपर आ गए ना। हाँ, ये चीज तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एफएस का इक्वल होता है। एफएस कह लो या वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब वर्क का कह लो, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का फॉर्मूला समझ लो, या यूं समझ लो कि अभी आपको इसको यूज करना है, इसलिए इसका ध्यान में रखो। बताओ, ये चीज क्लियर है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर। नो सर। नो नहीं है ना? हाँ, तो ये बात पता रहे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एफएस होती है। वो कैसे आई, मैंने आपको यहाँ पर करके बताया कि कैसे आई है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलेंगे हम जरा आगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनाना है, उसके ऊपर समझो। लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करना है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो W होता है वही क्या है? एफएस है। W ही एफएस होता है ना। वर्क को हम लोग एफएस बोलते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जरा थोड़ी बातों को ध्यान दो, इन्होंने लिख कर क्या दिया है। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सपोज करो आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे एक बॉल रखी हो सपोज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ तो ग्राम की होगी ना बॉल, कुछ ना कुछ भार होगा कि नहीं होगा, उसमें वेट होगा, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मास जरूर है। फिर उसके बाद इसमें एक फोर्स अप्लाई करोगे, और जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे, आपको पता है बॉल के ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे, बॉल क्या होगी? दौड़ने लगेगी या वो चलने लगेगी, है ना। बॉल को फेंक कर मारते हो तो उसमें जो मास होता है वो क्या होती है? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा दूर तक जाती है वो, है कि नहीं। अगर प्लास्टिक की बॉल ले लो, एक रबड़ की बॉल ले लो, दो टाइप की बॉल आपने खेली होंगी अपनी लाइफ में। रबड़ वाली बॉल को देखा होगा, वो ज्यादा दूर तक जा पाती है कंपेयर टू प्लास्टिक की बॉल से, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मास डिपेंड करता है फोर्स पर, और फोर्स और मास का जो कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, कि जितना कितना दूर जाना है उसको, तो ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर आप एक रुई को फेंको तो वो उतना दूर नहीं जाएगी जितना दूर एक छोटा सा पत्थर जाएगा, उसी के साइज का एक पत्थर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर का मास है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा भारी होगा, और जो रुई होती है, कॉटन जो होता है, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी क्योंकि उसका मास कम है। भले साइज चाहे कुछ भी हो, लेकिन मास कम है उसका, है ना। ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अब ये मान लो कि जो बॉल थी आपके हाथ में, जिसके पास क्या था? मास था m, और फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई जो कि क्या हो गई? u हो गई। अब जरा ये इस बात को समझो, मैंने आपको कैसे समझाया था कि बॉल पहले आपके पास क्या है? रखी हुई है। रखी है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी रखे हुए पोजीशन में कितनी होती है? 0 होगी, क्योंकि उस समय तो वो मोशन, है ना, मोशन कर नहीं रही थी। इसीलिए इन लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी लेनी है वो आपको इनिशियल कितनी होगी? 0 होगी। फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी आई है, तो फोर्स लगाने के बाद जो आएगी वो आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। फोर्स लगाने से पहले जो थी इनिशियल थी वो क्या थी? 0 थी। अब यहां समझो, अप्लाइड फोर्स बी एफ, आपने कौन सा फोर्स अप्लाई कर दिया? एफ फोर्स अप्लाई करोगे, और फोर्स लगाने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे, ठीक है, यहाँ टाइम यूज हो जाएगा, आफ्टर टाइम टी, आप देख सकते हो कि उस जो बॉल थी वो बॉल क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक आ जाएगी, मतलब इसमें डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये,
ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितने टाइम में होगा, इन्होंने कहा आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम बाद मतलब कुछ सेकंड्स बाद यहां आ जाओगे। अब टी कितना है हमें नहीं पता ना, हम तो एक अजम्पशन कर रहे हैं, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, साफ साफ पहले ही लिख दिया गया है सपोज। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ही कर दिया कि जितना भी काम करना सपोज करना कि आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सपोज का मतलब बहुत ज्यादा होता है। और एक बात और बता दूं, हमारी जितनी भी साइंस होती है ना बेटा, वो सबकी सब सपोज पर ही चलती है, सब मानना ही पड़ता है। ठीक है, हम पूरी साइंस को मान कर ही करेंगे। कभी आपने प्रैक्टिकल किया अपने हाथ से थ्योरी पढ़ते समय, बताओ मेरे साथ, मेरे साथ कभी आपने प्रैक्टिकल किया? नहीं ना। मैंने जितनी भी चीजें समझाई हैं आपने हमेशा सपोज ही किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, माइंड के अंदर बस मानते हैं हम लोग बस। तो ये जितना भी काम है बस सब एक सपोज है ना, ऐसा मान के चलो हमने टी टाइम तक अपने ये काम किया है। अच्छा, एस हो गया, और ये एस क्यों आया, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया था। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब आप फोर्स लगाओगे, और जब फोर्स आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आपको पता हो गया होगा कि वर्क भी आ जाएगा। बताओ आएगा वर्क, है ना? और जरा ये, हाँ, और जरा अगर वर्क आ गया तो जरा इनको इस बात को भी समझो कि आपके पास पहले तो इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 0, और जैसे ही फोर्स लगाए होगे तो ये कुछ ना कुछ मोशन की होगी, मोशन की ही वजह से तो यहां तक आई होगी, कुछ ना कुछ स्पीड में आई होगी, तो लास्ट में तो v मिला होगा आपको, फाइनल वेलोसिटी जितनी रही होगी, और साथ ही साथ में s तो मिल ही गया था। और क्या मिलता है, अब जरा यहाँ पे समझना मेरी बात, एक्सीलरेशन भी मिलेगा। एक्सीलरेशन कैसे मिला स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही यही होती थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यही होता था ना। अभी किसी स्टूडेंट ने हाँ, अभी किसी स्टूडेंट ने बोलने की भी ट्राई किया था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो पहले क्या था, u था, और अब क्या हो गया, v हो गया, मतलब चेंज हो गई वेलोसिटी, तो चेंज हुई तो एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। तो कितनी क्वांटिटी आ गई, वर्क आया, एस आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स भी आया, और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी आई, साथ ही साथ टाइम भी आया, और एक्सीलरेशन भी आया। इतनी सारी क्वांटिटी हमारे पास एक ही फिनोमिना में आ गई हैं। बताओ क्लियर हुई सारी की सारी क्वांटिटी कैसे आ रही हैं, है ना? Yes. हाँ, तो अब जरा ये क्वांटिटीज अगर क्लियर हो गई तो आप जानते हो W इज इक्वल टू एफ एस होता है, F लगाया ही था उसकी वजह से S आया था, तो वर्क होगा ही होगा। तो वर्क और F और S के थ्रू हमने एक इक्वेशन बनाई कि यहाँ पर एक वर्क हुआ होगा जो कि W इज इक्वल टू एफ एस हुआ है। फिर उसके बाद जरा चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता था सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, जरा किसी को याद है क्या? 3 इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, कौन कौन सी? The rate of to remain at rate. हाँ, S is equal to u t plus 1 and 2 80 square. ओके, अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको 3 टाइप की चीजें पढ़ाई थी। पहला तो मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं वो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, वो क्या पढ़ाया था मैं ऐसे बोल देता हूँ, लिख नहीं पा रहे हैं तो अब मैं क्या बताता हूँ आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सुना ही होगा आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली जो थी। थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़ा था आपने, राइट? Yes, सबको रिवाइज हो गया। अब जरा चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। 3 टाइप के लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताई, अब बताएंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप के बताए थे, बैलेंस एंड अनबैलेंस। सेकंड बताया था मोमेंटम के ऊपर, मोमेंटम जो होता है उसके ऊपर डिस्कशन किया था सेकंड लॉ में। और थर्ड वाले में मैंने बताया था एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। याद आया हो तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो आप जरा एक बार रिवीजन करो बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें यूज करनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, मतलब F इज इक्वल टू ma होता है, हमें पता है कहां से होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है, नहीं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से होता है। ठीक है बेटा, आप अपने घर पे हो, थोड़ा सा माइक को म्यूट रखो ना। पलक सिंह प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू बेटा।
तो यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, F इज इक्वल टू एम ए आया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू आया है, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। और कहाँ से होता है, ये होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है, ये इसके लिए लिखो, ये जो यूज किया गया इसके लिए। ओके तो ये क्या है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा आपको पता है यही हमने क्यों यूज किया, F इज इक्वल टू एम ए और S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही क्यों यूज किया आप बता सकते हो? F का ही फॉर्मूला क्यों यूज किया, हमारे पास फर्स्ट वाला क्यों नहीं यूज किया, थर्ड वाला क्यों नहीं यूज किया, यहाँ भी सेकंड यूज किया, यहाँ भी सेकंड वाला ही यूज किया, यहाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बताओ क्यों यूज किया यही दोनों? सर क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। एफ आ रहा है ना। यस बेटा, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन तो तीनों होते थे, तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते थे, सेकंड ही क्यों यूज किया ये बात सुननी थी। किसी बच्चे ने आंसर दिया क्योंकि सर एफ आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। आप देखो आपको एफ का फॉर्मूला चाहिए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एफ मिलता था, एफ इज इक्वल टू एम ए, या एफ से रिलेटेड कोई फॉर्मूला बनता था आपके पास में? इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी एफ नहीं आता था, लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता था, बट बैलेंस और अनबैलेंस में कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया था, एक्शन रिएक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया था, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम वाले टाइप में फॉर्मूला बताया था, और वो भी P इज इक्वल टू एम वी बताया था। और साथ ही साथ इसी का मॉडिफिकेशन जब किया था तो वहां F इज इक्वल टू एम ए भी निकाला था। उस थ्योरी को जरा पढ़ना जाकर कि F इज इक्वल टू एम ए कैसे आया था, तो ये इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। और साथ ही साथ ये देख सकते हो S वाला फॉर्मूला कहाँ मिलता था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट की बात करोगे तो वो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, कहीं भी S नहीं आता था। और थर्ड वाले की बात करो, S V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होता था, S लास्ट में आ रहा है, यहाँ V स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो हम लोग इसका भी यूज नहीं कर सकते, सीधा सीधा सेकंड का यूज करेंगे जिसमें हमें S मिल रहा होगा। और ये क्यों यूज, हाँ डिस्प्लेसमेंट का यूज किया, तो दोनों बातें समझ में आ गई। और साथ ही साथ ये भी जानते हो यू तो जीरो था ना, पूरी अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था जिसके अंदर आपके पास यू जीरो था, है ना। तो यहाँ यू रख दोगे तो ये बन जाएगा, यूटी को जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा जीरो, बचता है सिर्फ और सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एस की वैल्यू मिल गई क्या, और एफ की वैल्यू तो ऊपर थी ही एम ए, दोनों मिली ना, एस और एफ मिला, और यही दोनों काम आएंगे हमें वर्क बनाने में। तो वर्क का जरा फॉर्मूला ध्यान दो क्या हुआ, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस। ओके स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस है। तो एफ की वैल्यू हमने रख दी एम ए, और एस की वैल्यू रख दी हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है, ये समझ में आया? हाँ ये समझ में आ गया। हाँ अब चलते हैं जरा इसको भी समझो आप। तो एम हाफ को तो देखो बाहर रख लिया, एम को भी बाहर रख लिया, बचता है ए और टी स्क्वायर। तो आप जरा ये समझो ए इंटू ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या इसको ऐसे लिखोगे क्या, जरा इस बात को ऐसे लिखो बेटा, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना। अब दोनों के ऊपर क्या लग गया, टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो मैंने साफ साफ इन दोनों का ब्रैकेट के ऊपर टी स्क्वायर ले लिया, दोनों से हटाकर ऊपर भेज दिया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हुई है, ए टी स्क्वायर कैसे आया? यस सर। क्लियर? हाँ, और एक और चीज समझ लो आप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता था? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी ही तो होता था बेटा, होता था ना ये, u अपॉन टी, और t को अब, हाँ t को इधर भेजो तो ये हो गया at, तो आ गया v माइनस यू, आया क्या v माइनस यू। और साथ ही साथ ये बताओ, और ये बताओ क्या u जीरो था क्या हमारे पास? यस सर। तो u तो जीरो में रख दिया, तो u का तो काम हट गया, यहाँ बच गया at इज इक्वल टू v। हमें at थोड़ी ना चाहिए, हमें at का स्क्वायर चाहिए, जरा यहाँ देखो at का स्क्वायर चाहिए, तो at का स्क्वायर ले लो यहाँ पर। जब आप at का स्क्वायर लोगे तो v का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, ले लिया स्क्वायर। बताओ at स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, v स्क्वायर मिल गई, है ना। तो आप यहीं पर क्या करो, at स्क्वायर को रिप्लेस करा दो v स्क्वायर से,
तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, अरे हम लोग को भी तो वर्क चाहिए ना इक्वल कि टू, सब लेके चले होंगे। पलक बेटा आप अपना माइक अनम्यूट रखे हो, सुंदर गुप्ता प्लीज म्यूट योर माइक, सुंदर गुप्ता। चलो बेटा, तो वर्क हमारा क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में? बताओ वी स्क्वायर कैसे आया, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है ये ना समझो आपके लिए गोल्डन चीज है, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो ये पूरी की पूरी थ्योरी स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है। वन स्टेप आपको कैसे एस लगाया, एस में जीरो कैसे आया, डब्ल्यू कैसे बन गया, एटी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कराया, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और लास्ट में फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एन वी स्क्वायर। बट जरा सुनो, यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और हमने तो फाइंड किया है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। अब जरा यहाँ ध्यान दो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, एफ एस होता था, जरा है ना, एफ एस होता था। बट हमने तो प्रूफ करके दिखाया कि वर्क का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखो ये भी एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये देखो दिख रहा है ना साफ साफ, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पता चला, देखो कितनी अच्छी चीज पता चली आपको, दो चीजें पता चली। अभी तक वर्क का फॉर्मूला एफ एस पढ़ते आए हैं, आप पढ़ रहे हैं वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, तो ये बात आप अपने दिमाग में रखो कि ये भी फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने कहा था जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होता है। अभी थोड़ी देर पहले यही तो चिल्ला रहे थे हम लोग कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोला था। जितना भी काम करोगे वो सब काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा, जब तक एनर्जी तब तक वर्क, नहीं एनर्जी तो नहीं वर्क। ठीक है, तो ये जरा समझो कि वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है, तो हम वर्क की जगह पे क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये बनता है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। So what is the formula of kinetic energy? Formula of kinetic energy is half mv square. This is your formula. बताओ क्लियर हुई सारी बातें, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आया? ये देखो यहाँ लिख कर दिखाया है, है ना, ये देखो इन्होंने लिख दिया है, जो वर्क होता है वो W को इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क। तो जैसे ही वर्क रखा तो वर्क का यहाँ फॉर्मूला रख दिया, जो आपने ऊपर बनाया था वही चीज यहाँ पे रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, बस खत्म बात। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं अब? यस है ना? हाँ बेटा बिल्कुल सही। इतनी चीजें मैंने पूरे सेशन के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी सिखा दी है, अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिफिनीशन, साथ ही साथ इसका यूनिट, और साथ ही साथ फॉर्मूला कैसे बनाया, ये चीज सब आना चाहिए। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इस पूरा सेशन का टाइम इसी के ऊपर दिया है, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, वरना हम ऐसे ही आगे निकल जाते ना। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी सिचुएशन की वजह से आई है। मतलब आप एक जगह बैठे हुए हो ना, सिचुएट हो एक जगह, उसकी वजह से जो एनर्जी बन रही है या जो एनर्जी की वजह से बैठे हो, वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपको वर्ड्स में मैं बताऊं तो देखो ये साफ साफ वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे अब। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट एंड पोजीशन। आपकी पोजीशन की वजह से और आपके स्पेसिफिक स्टेट की वजह से जो एनर्जी है आपके पास, वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा वो समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, आप एक जगह बैठे हुए हो, जैसे मैंने कहा था गैस पार्टिकल जो है वो उड़ रहा है हर समय, है ना, उड़ रहा है, वो एक जगह बैठ क्यों नहीं पा रहा है? आप बैठे हो तो किस वजह से बैठे हो? क्या आप मून पर ऐसे ही बैठ पाओगे? बताओ मुझे, क्या आप नहीं बैठ पाओगे ना? क्यों नहीं बैठ पाओगे? आपके वहां जाते ही क्या पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या आपकी? सर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। ग्रेविटी खत्म हो जाएगी सर। बिल्कुल सही आंसर। पोटेंशियल एनर्जी बनाकर रखने के लिए मेन रीजन है ग्रेविटी। क्या है मेन रीजन? ग्रेविटी है मेन रीजन। जब तक ग्रेविटी नहीं होगी तब तक आप पोटेंशियल एनर्जी अपना यूज नहीं कर पाओगे।
ठीक है ना। चले आगे। तो जरा इस एक्सप्रेशन के लिए ध्यान रखो कि जैसे आप हो, आपके पास में एक मास होगा, ठीक है, जितना मास होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। वैसे ग्रेविटी घटती बढ़ती नहीं है, ग्रेविटी तो फिक्स है, 9.8 ही है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा भारी हो जाती है। ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगी, मास ज्यादा करते जाओगे तो वो उतना ही ज्यादा भारी हो जाएगी, मतलब उतना ही ज्यादा उस जगह पे फिक्स हो जाएगी, सिचुएट हो जाएगी, हिलाना मुश्किल हो जाएगा उसे वहां से, है ना। तो इसके लिए जरा ये समझो, टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक मास m का एक ऑब्जेक्ट है, उसको हाइट h तक लेकर जाना है, ऊपर आपको फेंकना है। जैसे एक बॉल समझो कि एक बॉल है जिसमें मास है कितना m है, उसको हाइट h तक आपको अर्थ से ऊपर फेंकना है, अर्थ की सरफेस से ऊपर लेकर जाना है h हाइट तक। अब फोर्स इक्वल टू mg। अब जो मास इसमें फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स वैसे क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है ma, बट यहाँ पर यूज कर रहे हैं mg। तो जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ a को रिप्लेस करा दिया g से। ऐसा क्यों किया? अगर आप जमीन के ऊपर बाइक चला रहे हो, जरा समझना बात को, जमीन के ऊपर बाइक चला रहे हो तो आप ऐसे मूव करोगे ना, तो उस समय जो एक्सीलरेशन लिया जाता है वो a लिया जाता है। लेकिन अगर आप अप टू डाउन मोशन कर रहे हो, जैसे कि मान लो एक बाइक चला रहे हो दीवार के ऊपर, तो आप जमीन से अब ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उस समय जो एक्सीलरेशन आएगा वो ए नहीं आएगा, उस समय एक्सीलरेशन जी आएगा बेटा। इसीलिए यहाँ पर हाइट यूज कर रहे हो ना, मतलब अर्थ की सरफेस से अपर साइड फेंक रहे हो, ऊपर साइड। और जब ऊपर जाएंगे, मैंने कहा ना जब ऊपर और नीचे की तरफ बात करोगे, मोशन करोगे, तो उस समय एक्सीलरेशन जी यूज करना है। इसीलिए ए को हटाकर यहाँ जी यूज किया गया है, क्योंकि ये ए से अब जी बन जाएगा। समझ में आया ए और जी में कैसे यूज करना है? अगर जमीन के ऊपर चल रहे हो तो एक्सीलरेशन ए यूज करा जाता है, और अगर अप एंड डाउन मोशन कर रहे हो, मतलब ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो ऊपर से, तो आपको एक्सीलरेशन बनाना है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ जी यूज किया गया है, क्योंकि थ्योरी में ही लिखकर बता दिया था कि आपको हाइट एच तक फेंकना है, तो हाइट तभी मिलेगी जब आप ऊपर की तरफ मोशन करोगे। ओके, फिर उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना है आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे की तरफ वर्क करता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर फेंकना है, ठीक है। तो और ये भी बात समझो, ये क्या है, अब अपोजिट हो गया है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे फोर्स को? तो फोर्स कैलकुलेट होगा F इक्वल टू mg से हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो फोर्स हमारा F इक्वल टू mg आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ मुझे, कितना ऊपर गए थे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था? h हुआ था क्या? h हाइट तक ही तो डिस्प्लेस किया था आपने ऊपर, है ना। तो फोर्स की जगह देखो, फोर्स की जगह पर mg यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर h यूज कर लिया, तो ये दोनों ही मिलकर बना दिया mgh। बना कि नहीं बना बताओ? यही तो वर्क होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने देखा mg है, डिस्प्लेसमेंट हमारा h आएगा, तो ये कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू mgh। और यही जो होता है यही एनर्जी है। तो ये एनर्जी हमने फाइंड की है पोटेंशियल के लिए, तो इसलिए अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और ऊपर लिखा भी है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जगह और लिखा होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप सीधा याद रखो कि वर्क जो होता है वो एनर्जी का इक्वल होता है। अभी ऊपर ऊपर देख कर भी आ चुके हैं ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बताओ कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? नो सर। पूरी चीजें समझ में आई, पूरा थ्योरी समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो दो टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, where m is mass, g is gravitation acceleration and h is height। क्लियर? तो इतनी थ्योरी आपने आज एनर्जी के ऊपर खत्म कर ली है। अब चलेंगे आगे हम लोग, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। बट इससे पहले हम ये कहेंगे कि आप इसको प्रिपेयर कर लो आप,
ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको अगली क्लास के अंदर जरूर रीड कर लेना, ताकि मैं जो जितने भी बातें बताऊं वो आपको समझ में आ जाए, और जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो वो सब के सब प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप में ना जब भी पेपर बनता है तो या तो फॉर्मूले पूछेंगे या तो यूनिट पूछेंगे। ठीक है, यही दो चीजें ज्यादातर आता है, क्योंकि मैंने पेपर खुद ही बनाया है, तो पेपर बनाते समय थ्योरी तो पूछ नहीं सकते, तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका नॉलेज जरूर रखना आप। जितने भी चीजें क्लास में थ्योरी में बताते हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इस थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आपको जो होमवर्क दे देते हैं, जितना आज पढ़ाया वो तो आपको करना ही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरी आपको पूरी रीड कर लेनी है। ठीक है, जितना भी कुछ समझ में आता है आप मुझे बताएंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कि आपने क्या पढ़ा है। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये वाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी थ्योरी के अंदर, तो इसको आपको पढ़ के रखना है। ये चीजें मैं नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा, ऐसा मत समझो कि आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, बट आप मेरे से पहले आप पढ़ के रखो कि क्या आपने सीखा है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ तक थ्योरी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो अभी भी। सर एग्जाम में कितना चैप्टर आएगा? एग्जाम में बेटा आपके 2 चैप्टर आएंगे। यूनिट 1 के लिए अभी 2 चैप्टर आएंगे और सेमेस्टर 1 के लिए 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो अभी ये सेकंड चैप्टर चल रहा है ना, यही सेकंड चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा और फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? चलो, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग का आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। जितना काम दिया है करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ने के लिए बोला था, तो वो आपको बताना पड़ेगा। बाय नेम मैं बोल सकता हूँ, इसलिए एवरी स्टूडेंट को रीड करना है और समझना है कि थ्योरी क्या कहना चाहती है। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।